Hello students, today in this video we are going to learn about is to, are to, am to, was to, were to। इस वीडियो में हम जो सेंटेंस सीखने जा रहे हैं वो इज टू, आर टू, एम टू, वाज टू, वर टू, इनसे रिलेटेड सेंटेंसेस होते हैं। ये स्ट्रक्चर होता है। ये किस प्रकार के सेंटेंस होते हैं जिनमें कि ये एक्सप्रेस होता है कि फ्यूचर में कोई घटना होने वाली है या हो रही है। डेली रूटीन में जो काम हो रहा है उसको बताते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस होते हैं। आइए देखते हैं। इज टू, आर टू, एम टू, वॉज टू, वर टू। इनमें जो स्ट्रक्चर रहता है सेंटेंसेस में वो इस प्रकार से रहता है। सब्जेक्ट प्लस टू बी फॉर्म, वर्ब का टू बी फॉर्म रहता है, इज आर एम पांचबर, प्लस टू इन्फिनेटिव रहता है। ये स्ट्रक्चर हमको सीखना है। सब्जेक्ट, टू बी फॉर्म वर्ब का और टू इन्फिनेटिव। और ये सेंटेंस किस तरीके के होंगे? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यूज्ड इन डेली रूटीन। डेली रूटीन में कोई काम होने को है, होना है या करना पड़ता है, तब ऐसे सेंटेंसेस में ये इज टू, आर टू, एम टू, वॉज टू, वर टू आता है। ये सेंटेंस आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। उसे सोमवार को आना है। यहाँ एक खास विशेषता आपको दिखेगी इन सेंटेंसेस में कि ये सेंटेंस के आखिर में आप देखें क्या शब्द आता है? ना है, ना है। उसे सोमवार को आना है। ही इज टू। अब ये जो ना है इसी के लिए ये इज टू, आर टू आते हैं। ही इज टू कम ऑन मंडे। मुझे यह कार्य पूरा करना है। आई एम टू कंप्लीट दिस वर्क। तो अब इनमें इज आर एम रहेगी यानी टू बी फॉर्म रहेगा और फिर टू इन्फिनेटिव आएगा यानी टू कम, टू कंप्लीट। इस तरीके से विद्यार्थियों को हॉल में एकत्र होना है। स्टूडेंट्स आर टू असेंबल इन द हॉल। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम इस वीडियो में दिखेंगे, आप समझें, क्योंकि इसके आगे जो वीडियो आने वाले हैं वो इसी स्ट्रक्चर को आगे डेवलप करेंगे, जिनमें कि हम हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, करना पड़ता था, करना पड़ेगा, मजबूरी, बाध्यता, कंपल्सन, ये सारी चीज़ें अब हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको केवल जो काम हम करते हैं डेली रूटीन में उन सेंटेंसेस को ही ले रहे हैं। उन्हें पार्टी में उपस्थित होना था यानी होना है तो इज टू, आर टू, एम टू लगेगा। और जब सेंटेंसेस में था आ जाएगा यानी कि इस तरीके से होना था, ना था, तो फिर हम वाज टू, वर टू लगाएंगे। उन्हें पार्टी में उपस्थित होना था। दे वर टू अटेंड द पार्टी। उसे मुंबई जाना था। ही वाज टू गो टू मुंबई। ठीक है, तो वाज टू, वर टू। मोना को यहाँ आना था। मोना वाज टू कम हेयर। किसे दोष देना है? हु इज टू ब्लेम। यह मकान किराए पर देना है। दिस हाउस इज टू लेट। यानी ये सेंटेंस आपने देखा कि इनमें हम टू बी फॉर्म लगाएंगे, इज आर एम बाजबर, उसके बाद टू इन्फिनेटिव आएगा। तो इन वाक्यों से ये सो रहा है कि ये कार्य डेली रूटीन में होते हैं। पर इन वाक्यों के अंत में क्या आता है? ना है, नी है, ना था, नी थी, इस प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं। अब इन सेंटेंसेस से क्या लगता है ये नोट करके हमने लिखा है। ऐसे वाक्यों से आज्ञा या आदेश, ऐसे वाक्यों से आज्ञा, आदेश का भी बोध होता है, पर वह थोड़ा विनम्र, पोलाइट और परोक्ष, अप्रत्यक्ष जिसको कहते हैं इनडायरेक्ट ढंग का होता है। यानी कि उनमें आज्ञा रहती है, इन सेंटेंसेस में आदेश हो सकता है, पर उनमें रूढ़ता नहीं रहती, कड़कपन नहीं रहता। इनमें केवल जो है ये पोलाइटनेस, इनडायरेक्ट वे इनका रहता है। और इसी तरीके से इन सेंटेंसेस को हमको देखना है, इसी दृष्टि से
जैसे ये देखें, कैंडिडेट्स आर टू राइट देयर आंसर्स इन देयर ओन वर्ड्स। अब इसमें जो बात कही गई है वो आप देखें, कहने का जो तरीका है वो पोलाइट मैनर में इसको माना जाएगा, क्योंकि R2 का प्रयोग इसमें हुआ है। तो इज टू R2 M2 ये जब आएंगे तो ये ऑर्डर और आदेश जरूर दिखाएंगे, पर इनमें थोड़ी सी पोलाइटनेस हमको दिखेगी। यानी कि जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको अपने शब्दों में उनके उत्तर लिखना है। तो ये एक बड़े परीक्षा हॉल में बैठे हैं और बड़े आराम से ये बोला गया है जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको। परंतु अब इसी सेंटेंस में आप देखिए कि यहाँ यदि मस्ट लग गया है, सेम सेंटेंस है, कैंडिडेट्स मस्ट राइट देयर आंसर्स इन देयर ओन वर्ड्स। तो अब ये मस्ट लगने से इस सेंटेंस में क्या चेंज हुआ है ये देखना है आपको। इसमें अब ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी आ गई, इसमें बाध्यता या किसी काम को करने की आवश्यकता आ गई, यानी कि मस्ट आ गया, यानी जरूर कोई काम करना ही है, यानी दबाव आ गया, बाध्यता हो गई कि आवेदक जो भी हैं कैंडिडेट्स उनको खुद के शब्दों में उत्तर लिखना ही है, अपने शब्दों में उत्तर लिखना ही है, नेसेसिटी है, मस्ट ये शो करता है। देखो इंग्लिश को यदि समझना है तो हमें उसके इस तरीके की स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा कि उसमें किस तरह की वर्ब का यूज हुआ है, उसी के आधार पर हम उसकी सेंटेंस की भावना को समझ सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। इसी सेंटेंस को इस तरीके से लिखा गया है, कैंडिडेट्स हैव टू राइट देयर आंसर्स इन देयर ओन वर्ड्स। अब यहाँ हैव टू आ गया, तो हैव टू क्या बताता है, कंपल्सन, मजबूरी, यानी कोई काम मजबूरी में करना है। तो आवेदकों को, कैंडिडेट्स को अपने शब्दों में उत्तर लिखना है, तो ये वहाँ कंपल्सन शो करेगा। यानी सेंटेंस एक ही है, सिर्फ यहाँ पर R2 मस्ट और हैव टू आ गया। इससे ये अंतर हो जाएगा कि पोलाइट मैनर यदि है किसी आज्ञा या आदेश में, पोलाइटनेस है तो वो R2 शो करेगी, और यदि नेसेसिटी है उसमें तो मस्ट शो करेगा, और हैव टू लगा हुआ है तो कंपल्सन दिखाता है। इसी तरीके से ये आप सेंटेंस देखें, यू आर टू अरेंज ए पार्टी एट वंस। ठीक है, आपको तुरंत एक पार्टी अरेंज करना है, तो यहाँ R2 का मतलब पोलाइटनेस है, ठीक है ना। यू मस्ट अरेंज ए पार्टी, यहाँ पर नेसेसिटी हो जाएगी, और यू हैव टू अरेंज ए पार्टी एट वंस, तो ये कंपल्सन हो जाएगा, मजबूरी हो जाएगी कि तुम्हें पार्टी देना ही है। ठीक है, तो ये आपको अंतर समझना है। यू आर टू सी मी टुमारो, तुमको मुझसे मिलना है, कल मिलना है। यू विल सी मी टुमारो, ये विल से भी हो सकता है, और यू मस्ट सी मी टुमारो, यू हैव टू सी मी टुमारो। तो ये आपको सिखाने का हमारा उद्देश्य है इस वीडियो के द्वारा, कि आप किस तरीके के इन स्ट्रक्चर का अंतर समझें। देखिए अब क्या होता है कि हमने जैसे ये जो सेंटेंस आपको बताया अभी, राइट वाला, कैंडिडेट्स आर टू राइट देयर आंसर्स इन देयर ओन वर्ड्स, और उसके बाद हमने अब इसको यहाँ देखें कि आर टू राइट जो दिया गया है, ये आपको एक बात हम बताने जा रहे हैं, आर टू राइट, इसके बदले यदि मस्ट राइट या हम हैव टू राइट का प्रयोग यदि करते हैं, या फिर जो अगला सेंटेंस है हमारा उसमें आर टू अरेंज के बदले में मस्ट अरेंज या हैव टू अरेंज का प्रयोग हो सकता है, करने में कोई बुराई नहीं है, पर थोड़ा अंतर इनके अर्थ में आ जाएगा, क्योंकि आपको यही याद रखना है कि मस्ट जो है वो कड़े आदेश का बोध होता है, उसमें एक कड़कपन होता है मस्ट में, और हैव टू से किसी काम को करने की बाध्यता हो जाती है, ऑब्लिगेशन हो जाती है, नेसेसिटी हो जाती है, लाचारी हो जाती है, और ये लाचारी, बाध्यता, कोई काम को करना ही है, यानी मस्ट जो होता है कड़क आदेश देता है। तो ये कहाँ होता है पता है आपको, ये होता है फौजी की दुनिया में, यानी जो फौज की दुनिया होती है वहाँ तो ये उचित होता है, वहाँ हम मस्ट का प्रयोग करते हैं, अधिकारी हैव टू का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहाँ पर कड़कपन रहता है, डिसिप्लिन रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है, तो वहाँ जो अंग्रेजी बोली जाएगी वहाँ पर इस तरीके के सेंटेंस यूज हो सकते हैं। परंतु जब हम
इस अपने सामान्य जीवन में रहते हैं, जो फौज की दुनिया पुलिस की दुनिया से अलग होता है, ये सभ्य समाज में जो हम आम लोग रहते हैं वहाँ पर इस तरह की भाषा हम यूज नहीं करते, मस्ट और हैव टू वाली। हमको आर टू वाली भाषा को यूज करना है, क्योंकि शिक्षित समाज आज्ञा या आदेश को बुरा नहीं मानता। आज्ञा आदेश शिक्षित समाज में भी होती है, टीचर बच्चों को आदेश देता है, परंतु यहाँ पर जो आदेश होता है वो उसमें ये रहता है कि थोड़ा आदर की बात रहती है। यानी टीचर जब बच्चे को बोलता है, कोई आदेश देता है कि जाके चौक ले आओ ऑफिस से जाकर के, या इस तरह का कोई वो बोलता है, तो उस आदेश में आदर रहता है। आप समझ रहे हैं ना, तो ये मतलब है। तो यहाँ हम इज टू आर टू एम टू जो है वो आदेश आज्ञा बताता है, पर यहाँ पर पोलाइटनेस रहती है, इनडायरेक्ट तरीके से ही रहता है पर पोलाइटनेस रहती है। तो यही अंतर हमको समझना है कि हमको ऐसी भाषा का उपयोग करना है जिसमें आदर भी हो और आदेश भी हो, और इन दोनों भावों का जो समन्वय होता है वो हमें या तो ये जो स्ट्रक्चर हमने बताया इज टू आर टू एम टू वाला होता है, या फिर ये विल से हमको लग जाता है। तो इस तरह के सेंटेंस जो है वो हमको पोलाइटनेस बताते हैं। तो इसलिए हमने ये लिख दिया है वर्ब टू बी इन्फिनिटिव या विल इन्फिनिटिव। तो इजारम इन्फिनिटिव या विल वाला इन्फिनिटिव, इनमें क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, समन्वय होता है। किस चीज़ का, ऑर्डर का और रेस्पेक्ट का, यानी आदेश भी है और आदर भी है। तो ये जो चीज़ होती है वो हमको ये स्ट्रक्चर से हमको सीखने को मिली। अब आप सीखे होंगे। अब इसी सेंटेंस को जब पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो आपको पता है कि पैसिव वॉइस में जो वाक्य होता है उसमें ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है और उसका सब्जेक्ट पीछे चला जाता है। ऑब्जेक्ट आगे आता है, सब्जेक्ट और बाई पीछे चला जाता है, और इज टू आर टू जो है वो टू बी में बदल जाएंगे, यानी इज टू बी आर टू बी, और उसके बाद V3 का प्रयोग होता है। तो इन सेंटेंसेस के अर्थ में आखिर में क्या आ जाता है, आ जाने को है, यहाँ पर जा है ये आ किया गया, आ जाने को है, ई जाने को है, ए जाने को है, लड़का पढ़ाया जाने को है, ए बॉय इज टू बी टॉट, लड़के पढ़ाए जाने को हैं, बॉयज आर टू बी टॉट। देखो पढ़ाने का काम तो करेगा टीचर, जो सब्जेक्ट है। अब वो इसमें लिखा नहीं है सेंटेंस में, यानी सब्जेक्ट को बात नहीं की है, तो ऑब्जेक्ट आगे आ गया है, बॉय आगे है, तो ये पैसिव वॉइस होता है। लड़का पढ़ाया जाने को है, ए बॉय इज टू बी टॉट, या लड़के पढ़ाए जाने को हैं, बॉयज आर टू बी टॉट। लड़की पढ़ाई जाने को है तो ए गर्ल इज टू बी टॉट। ठीक है। सड़कें मरम्मत कराई जाने को हैं, रोड्स आर टू बी रिपेयर्ड। अब इसको कौन मरम्मत कराएगा, जो सब्जेक्ट करता कौन होगा, वो हमने इसमें नहीं लिया है, तो ये पैसिव वॉइस में है। पत्र टाइप किए जाने को हैं, ए लेटर इज टू बी टाइप्ड, तो ये पैसिव वॉइस में हो जाएगा। यानी इनके सेंटेंस के अर्थ में आ जाने को है, ई जाने को है, ए जाने को है। यानी बात क्या हुई कि ऐसे वाक्यों से यह बोध होता है कि भविष्य में कार्य किसी आज्ञा या कार्यक्रम के अनुसार होने वाला है। समझिए, ऐसे वाक्यों से यह बोध होता है कि जो फ्यूचर में कोई कार्य है वो आज्ञा या कार्यक्रम के अनुसार होने वाला है। अब यहीं पर इज टू आर टू बी की जगह पास्ट की बात होगी तो वाज टू बी और वर टू बी हो जाएगा। ठीक है। ऑब्जेक्ट वाज टू बी, वर टू बी, V3 लगेगा, थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस है। यहाँ पर हा की जगह था हो जाएगा, आ जाने को था, ई जाने को थी, ये इस तरीके के आखिर में आएंगे हिंदी वाक्य के। लड़की पढ़ाई जाने को थी, ए गर्ल वाज टू बी टॉट। ठीक है। तो इज टू आर टू वॉज टू वर टू का पैसिव वॉइस में हो जाएगा इज टू बी आर टू बी, और थर्ड फॉर्म आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म की जगह पर। लड़कियां पढ़ाई जाने को थी, गर्ल्स वर टू बी टॉट। किताब छपाई जाने को थी, ए बुक वाज टू बी प्रिंटेड। तो अब ये पास्ट के सेंटेंस थे, तो इनसे क्या अर्थ निकला, ऐसी बातों से यह बोध होता है कि कार्य भूतकाल में, पास्ट में किसी आज्ञा या कार्यक्रम के अनुसार होने वाला था पर वह हो नहीं सका। तो वॉज टू बी वर टू बी से ये पता लगता है।
अब देखिए कुछ स्पेशल खास स्ट्रक्चर आपके लिए बता रहे हैं। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको कहीं भी मिल सकता है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, अनसीन पैसेज में, कैसे भी, जिनमें कि सब्जेक्ट रहेगा आगे, फिर इज आर एम बाज वर्ब में से कोई टू बी फॉर्म रहेगी, और फिर आएगा बीइंग मेड टू, और V1 फिर ऑब्जेक्ट। अथवा करके हमने इसको लिख दिया। ये स्ट्रक्चर यहाँ पर हैविंग टू हो सकता है, बीइंग मेड टू की जगह हैविंग टू हो सकता है, और फिर V1 और ऑब्जेक्ट रहेगा। यानी ये दोनों स्ट्रक्चर में इज आर एम बाजवर रहेगा और हैविंग टू या बीइंग मेड टू आ जाएगा, क्योंकि ये सेंटेंस जो है ING के रूप में आपको दिख रहे हैं, तो इनमें रहा शब्द आ जाता है। ना पढ़ रहा है, या बाजवर वाला होगा तो ना पढ़ रहा था। मुझे तुमसे बात करनी पड़ रही थी। ये जितने भी सेंटेंस हैं उनके आखिर में ना आता है। ना है, नी है, ने है, ना पढ़ता है, ना पढ़ती है, ना पढ़ रही थी, ना पढ़ रहा था। ठीक है ना। तो मुझे तुमसे बात करनी पड़ रही थी। आई वॉज बीइंग मेड टू टॉक टू यू। तो यहाँ पर बीइंग मेड टू आ गया। ठीक है ना। और फिर फर्स्ट फॉर्म में उसे उल्टे सीधे काम करने पड़ रहे हैं, तो इज आर एम वाला है, तो ही इज बीइंग मेड टू डू। ठीक है ना। इज बीइंग, आर बीइंग, वाज बीइंग मेड, फिर टू उल्टे सीधे काम और जॉब्स। तो ये स्ट्रक्चर भी आपको देखना है। यहाँ देखिए इसका पैसिव वॉइस जब हो जाएगा तो ये देखिए इस तरीके से होगा। जब भी वाक्य सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा तो हमने ये लिख दिया है सब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट आएगा तथा टू V1 जो फर्स्ट फॉर्म रहेगी उसकी जगह पर टू बी और V3 लग जाएगा। ठीक है, टू बी और थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में। तो उर्दू सीखनी पड़ रही थी। ठीक है ना, सीखनी पड़ रही थी। उर्दू वाज बीइंग मेड टू बी लर्न। टू बी हो गया पैसिव वॉइस है। उस शिक्षक को मजबूरी में नौकरी से निकालना पड़ रहा था। दैट टीचर वॉज बीइंग मेड टू बी फायर्ड। फायर्ड माने नौकरी से निकालना, हेल्पलेसली। ठीक है, तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस के ये भी इस तरीके के हो सकते हैं। हमें कार्यक्रम रद्द करना पड़ रहा है। अब यहाँ देखिए बीइंग मेड टू की जगह हम हैविंग टू का प्रयोग कर रहे हैं। वी आर हैविंग टू कैंसिल प्रोग्राम। हमें कार्यक्रम रद्द करना पड़ रहा है। वी आर हैविंग टू कैंसिल प्रोग्राम। उसे दिन रात पढ़ाई करनी पड़ रही है। ही इज हैविंग टू स्टडी डे एंड नाइट। उन्हें दिन रात मेहनत करनी पड़ रही थी। दे वर हैविंग टू वर्क हार्ड डे एंड नाइट। प्राचार्य को समय सारणी रद्द करनी पड़ रही थी। द प्रिंसिपल वाज हैविंग टू कैंसिल द टाइम टेबल। तो इज हैविंग टू, आर हैविंग टू, वाज हैविंग टू, वर हैविंग टू, इस तरीके के ना पढ़ रहा है, ना पढ़ रही है, ना पढ़ रहा था, ये जिन वाक्यों के अंत में आता है उनमें हम इनका प्रयोग करते हैं। क्योंकि ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर के इंग्लिश के जब अनसीन पैसेज में आते हैं और आपने नहीं पढ़े होते हैं तो आपको परेशानी होती होगी, हम समझ सकते हैं। तो इसीलिए ये स्ट्रक्चर आप पढ़ें, इनके सेंटेंसेस और भी करें। होमवर्क के लिए हम आपको सेंटेंस दे रहे हैं, इनको आप करेंगे तो ये स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसके ये पार्ट 1 वीडियो है, इज टू, आर टू, वॉज टू, वर टू, हमने इसमें समझाया। और ये सारे सेंटेंस जो थे वो डेली रूटीन की बात करते हैं। इसमें हमने वीडियो में आपको बता दिया था कि जब हैज़ टू, हैव टू आएगा तो वो बाध्यता कंपल्सन के साथ आएगा। वो हम इसके अगले पार्ट में आपको सिखाएंगे। और फिर इसमें विल हैव टू, फ्यूचर में भी ये बातें होती हैं, वो भी सिखाएंगे। तो ये जो सिखाया है इस वीडियो में, इसका आप होमवर्क ले लें, सेंटेंस लिखें। हमें सारा काम नए सिरे से करना पड़ रहा है। नए सिरे से के लिए होता है अफ्रेश। उसे आजकल सुबह 4 बजे जागना पड़ रहा है। थर्ड है उन्हें पैसा कमाने के लिए नौकरी करना पड़ रही थी। आखिरी चौथा सेंटेंस है अगला, सरकार को जनसंख्या नियंत्रण के लिए अरबों रुपए खर्च करना पड़ रहे हैं। कंट्रोल, नियंत्रण माने कंट्रोल करना, जनसंख्या पॉपुलेशन होती है। हमें अपना होटल फिर से बदलना पड़ रहा है।
बच्चे खिलाए जाने को थे, अंग्रेजी सीखी जाने को थी, उर्दू पढ़ाई जाने को थी। तो ये सेंटेंस, कुछ और सेंटेंस देखते हैं। विधायक चुने जाने को थे, वह स्वागत किए जाने को थी, पेड़ काटे जाने को थे, कविताएं लिखी जाने को थीं, मोबाइल बेचा जाने को था, एक होटल बनाया जाने को था। यानी ये सेंटेंस वो बता रहे हैं कि फ्यूचर में कोई काम होने वाला, पास्ट में कोई काम होने वाला था किसी प्रोग्राम के तहत। कपड़े खरीदे जाने को थे पर हुआ नहीं ये काम। बच्चे खिलाए जाने को हैं, पुस्तकें छापी जाने को हैं, यह कार खरीदी जाने को है। तो ये कुछ सेंटेंस भोजन बनाया जाने को है, लड़के प्रशिक्षित किए जाने को हैं, एक सभा बुलाई जाने को है। तो ये सेंटेंस आप जरूर करें होमवर्क में। ये वीडियो देखने के बाद तुरंत आप करेंगे तो ये बिल्कुल आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। इसको आप अपने नोट डाउन करते चलें। जितना आप लिख कर के कोई चीज़ याद रहती है उतना सुन कर के याद नहीं रहती। इस सिद्धांत को आप जरूर याद रखें। ये वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक्स। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, इसको लाइक जरूर करें। वीडियो को लाइक करने से हम और अच्छे वीडियो बनाते हैं आपके लिए, हमको इंकरेजमेंट मिलता है। सब्सक्राइब करना बहुत ही सरल है। चैनल को लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा दिख रहा है, इसको आप टच करेंगे तो ये लाल कलर का इस तरीके से वाइट कलर में बदल जाएगा, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। ये काम आपको एक ही वीडियो में करना है, आगे के वीडियो में ये काम नहीं करना है, एक ही बार करना है। बेल आइकॉन घंटी छपी हुई है बगल में, उसको जरूर दबाएं। 3 ऑप्शन आएंगे, इसमें जो ऑल वाला ऑप्शन है इसको आप दबाएंगे तो सारे वीडियो जो मैं बनाता हूं वो तुरंत आपके मोबाइल के स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। तो बहुत फ़ायदे हैं चैनल सब्सक्राइब करने के और घंटी दबाने के। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।